और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। कामेश्वर चौपाल ने दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूर्व एमएलसी कामेश्वर चौपाल का निधन, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। संघ ने इन्हें प्रथम कार सेवक का भी दर्जा दिया था और अब बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। दिल्ली के सरगंगाराम में एडमिट थे, जहां पर लंबी बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। कामेश्वर चौपाल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे और पहली ईंट राम मंदिर को लेकर उन्होंने रखे थे। मंदिर निर्माण के लिए 9 नवंबर 1989 को उन्होंने इस ईंट को रखा था। उस वक्त वो विश्व हिंदू परिषद में सह संगठन मंत्री थे और अब ये एक दुखद खबर सामने आई है जब उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और इस वजह से उन्हें दिल्ली के सरगंगाराम में एडमिट कराया गया था, जहां पर उन्होंने आज अपनी अंतिम सांस ली। और प्रधानमंत्री मोदी ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वो एक अनन्य राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। तो प्रधानमंत्री ने भी कामेश्वर चौपाल के निधन पर शोक व्यक्त हुए एक्स पर अपनी बातें लिखी। वहीं कामेश्वर चौपाल के निधन पर सीएम योगी ने शोक जताया है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य और 9 नवंबर 1989 को आयोजित ऐतिहासिक शिलान्यास समारोह में पूज्य संत गण की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रथम शिला रखने वाले परम राम भक्त श्री कामेश्वर चौपाल का निधन अत्यंत दुखद है। उनका पूरा जीवन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में समर्पित रहा। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिवार को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। राष्ट्रपति भवन में आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। यहां पर एक शादी समारोह होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की परमिशन के बाद यहां शादी की मेजबानी होगी। राष्ट्रपति भवन जितना ऐतिहासिक है उतनी ही खूबसूरत इसकी इमारत है। 300 से ज्यादा कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति रहती है। विदेशों से आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों का यहाँ ग्रैंड वेलकम होता है, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन एक शादी की मेजबानी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ शहनाई गूंजने वाली है, जो आज तक कभी न किसी ने देखा और न सुना है। समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ के मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। अगले हफ्ते 12 फरवरी को सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता और सीआरपीएफ के अधिकारी अवनीश कुमार 12 फरवरी 2025 को मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में शादी करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। शादी बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक के दौरान हो रही है, यानी 12 फरवरी को यहाँ पर ये शादी होगी और जिन पूनम गुप्ता की शादी हो रही है वो पीएसओ के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हैं और उनके काम को देखते हुए जिस तरीके के कोड ऑफ एथिक्स को वो अपनाती हैं, जिस तरीके का प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर उनका है, उसको देखकर राष्ट्रपति बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसी को देखते हुए उन्होंने तोहफे के तौर पर उन्हें यहाँ पर शादी करने की परमिशन दी है। राष्ट्रपति भवन में शादी एक निजी समारोह में होगी। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से शादी में दूल्हा दुल्हन के करीबी लोग ही शामिल हो पाएंगे।
ये बताया गया है कि जो शादी होगी इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा और बहुत ही कम गेस्ट को बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि कुछ तरीके के खास परमिशंस भी लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कभी शादी नहीं हुई है। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शहनाई जो है वो गूंजेगी। दिल्ली से संजीव वर्मा के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। और नोएडा में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को हिरासत में लिया। काफी समय से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिलती आ रही है। बुधवार की सुबह नोएडा में एक और खबर ने हड़कंप मचा दिया। यहाँ के 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस आखिरकार इस मामले में धमकी देने वाले तक पहुंच गई। धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या अपराधी नहीं, बल्कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र निकला। स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए छात्र के दिमाग में यह खतरनाक आइडिया आया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित की गई थी और सभी स्कूलों को सेंसिटाइज किया गया था, चेकिंग की गई थी, सीसीटीवी चेक किए गए थे। लेकिन 12 घंटे बाद साइबर टीम ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल में एक बच्चे को हिरासत में लिया है जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो इन्हीं 4 स्कूल में से एक निजी स्कूल में 9वीं का छात्र था। फिलहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये तर्क दिया कि स्कूल जाने का मन नहीं था, लिहाजा जो ईमेल आईडीज हैं वो गूगल के माध्यम से निकाली गई, साथ ही जो कंटेंट है वो भी गूगल से ही कॉपी किया गया था। बुधवार को स्कूलों को यह धमकी भरा मेल मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जांच करने के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जिन स्कूलों को धमकी मिली थी उनमें स्टेप बाय स्टेप द हेरिटेज, ज्ञानश्री और मयूर स्कूल शामिल थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल दिसंबर के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिली थी, जो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, जो मेल आए थे स्कूलों को बम से उड़ाने की, उसका डोमेन रशिया है, लिहाजा अभी उसमें पत्राचार चल रहा है और आने वाले वक्त में उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और आपको बता दें, बहराइच में एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। यहां तेंदुए में एक शख्स पर हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें बहराइच से आई हैं, जहां एक तेंदुआ हमलावर हो गया। तेंदुआ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आया और एक शख्स पर झपट्टा मार दिया। तेंदुए के हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा है, कईयों के हाथ में लाठियां भी हैं। जैसे ही तेंदुआ हमला करता है, सभी जोर से चिल्लाने लगे। तेंदुआ भी हड़बड़ी में हमला करने के बाद खेतों की तरफ भाग गया। अगर भीड़ नहीं होती तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। घटना कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र के कारीकोट गांव की है। तेंदुआ शिकार की तलाश में जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके में पहुंचा। वो खेतों में छिपा हुआ था। ग्रामीण घायल शख्स को तुरंत अस्पताल लेकर गए। कहा जा रहा है कि तेंदुए ने 2 और लोगों पर हमला किया। खूंखार तेंदुए ने ऐसा आतंक मचाया है जिससे लोग दहशत में हैं। घरों से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गांव के ही किसी किसान ने पहले उसकी चहलकदमी देखी थी, जिसके बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि तेंदुआ इलाके में घूम रहा है। घायलों को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली पहुंचाया गया। बाद में सभी को मोतीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया। वन विभाग भी सूचना मिलने के बाद गांव पहुंचा। स्थानीय लोग तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गाजियाबाद से लापता महिला की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा ली है। पुलिस ने महिला का शव हरिद्वार से बरामद किया। उसके पति ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया ताकि उसे गुजारा भत्ता ना देना पड़े। क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले लगभग 1 माह से ये मधु के परिवार वाले जो खर्च अवार्ड किया गया था कोर्ट द्वारा, उसको देने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे छुटकारा पाने के लिए ही इसने साजिशन सोची समझी साजिश के तहत 21 जनवरी को मधु से फोन पे बात की और उसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। अपनी कार से उसे लेकर के हरिद्वार चंडी मंदिर दर्शन करने के बहाने ले गया और वहाँ पे दर्शन करने के बाद लौटते समय पैदल रास्ता जो है उस पर ही बीच में इसने मधु के दुपट्टे से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और वहीं पे नीचे खाई में उसका शव फेंक दिया। मोदी नगर की रहने वाली मधु के घर वालों ने उसके पति पर शक जताया था। परिवार का ये भी आरोप है कि बिना तलाक लिए आरोपी वीरेंद्र ने दूसरी शादी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र मधु को चंडी माता के दर्शन कराने के बहाने हरिद्वार ले गया और वहां मौका पाकर उसे खाई में धक्का दे दिया। उसके बाद उसने उसको पत्थरों से ढक दिया छुपाने के उद्देश्य से तथा वापस इधर आ गया था। इसमें जो शव है वो भी सूचना मिली है और परिजनों द्वारा आइडेंटिफाई भी किया है, वो हरिद्वार में बरामद हो चुका है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की सुबह मधु जॉब करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। जब 2 दिन तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो उसके परिजनों ने 23 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। लापता महिला का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। आरोपी वीरेंद्र उर्फ सोनू और मधु की शादी करीब 23 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। महज 2 साल के बाद ही मधु और वीरेंद्र अलग हो गए। मधु ने अपना ससुराल भी छोड़ दिया था। सर्विलांस और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी जो की गई उसमें प्रकाश में आया कि जो वीरेंद्र और सोनू, इसकी शादी 2002 में दिसंबर 2002 में मधु से हुई थी। लगभग 2 साल ये इनका शादी चला था। उसके बाद से ये अपने मायके में ही रह रही थी अपनी बहनों के साथ यहाँ मोदी नगर में। मधु बीच में इसने तलाक का वाद दायर किया सोनू ने, अभियुक्त जो है, और 2014 में तलाक स्वीकृत भी हो गया था एक पक्षी। आरोपी वीरेंद्र ने हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं मधु की हत्या के बाद उसके घर वालों में भारी आक्रोश है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। और काफी दिनों के बाद पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के लिए जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी। बर्फबारी से किसान और पर्यटक दोनों खुश हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर मौसम की चाल फिर बदल गई है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों में सफेद चमक दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से वादियां पूरी तरह सफेद हैं। घर की छतों पर बर्फ की परत चढ़ी हुई है। पेड़ भी बर्फ से लदे हैं। मौसम पूरी तरह से खुशगवार हो गया है। बर्फबारी की चाहत में यहाँ पहुँचे सैलानियों की मुराद भी पूरी हो गई है। काफी दिनों से बर्फबारी न होने से किसान और पर्यटक दोनों मायूस थे, क्योंकि इस बार की सर्दियों में अब तक कम बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। पर्यटन में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। रोजगार के लिए बर्फबारी होने के कारण हम बर्फ के लिए बहुत ही वेट कर रहे थे, पर बर्फ नहीं आ रही है। इस बार बर्फ जो आई 8 फुट मनाली में पहुंची है बर्फ, हमें बहुत खुशी हुई है। बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है। अब किन्नौर की तस्वीरें देखिए, जहां आसमान से बर्फ की बारिश के बाद कुछ ऐसा मनमोहक नजारा है। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बन रही है। रोहतांग की अटल टनल में भी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी से यातायात भी बाधित हो रहा है। अटल टनल के दोनों छोरों में बर्फबारी होने से सफर भी मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बार फिर हिमपात हो रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी बर्फबारी के मौसम का लुत्फ उठाने इस पर्यटन स्थल पर पहुंच चुके हैं। डोडा में भी बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पहाड़ों और जंगलों में बर्फ बिछी हुई है। रास्तों पर बर्फ की परत है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।